को गुड मॉर्निंग। कैसे हो? लास्ट टाइम कंप्यूटर की कहानी में अपन ने इनपुट डिवाइस किया था। इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड के बारे में बातचीत करी थी। लास्ट टाइम जब कीबोर्ड को कंप्लीट किया था तब हमने फंक्शन कीज़ के बारे में फिनिश किया था। फंक्शन बटन कितने होते हैं टोटल? 12। F1 से लेकर के F12 तक होते हैं। F1 से लेकर F12 तक एक एक बटन के बारे में अपन ने बातचीत करी थी। जिस प्रकार हमने F1 हेल्प के लिए यूज़ किया था, जैसे F12 होता है सेव एज डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए यूज़ होता है। यानी कि जब हम किसी भी फाइल को पहले सेव कर चुके हैं और किसी दूसरे नाम से सेव करना चाहते हैं तो हम सेव एज डायलॉग बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी शॉर्टकट की क्या होती है? F12 होती है। ठीक है। उसके बाद में जो नेक्स्ट आपका इनपुट डिवाइस है वो क्या है? माउस है। आज किसके बारे में बातचीत करेंगे? अपन माउस के बारे में बातचीत करेंगे। ठीक है। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है भाई। किस प्रकार का डिवाइस होता है? पॉइंटिंग डिवाइस की कैटेगरी में आता है। ये पॉइंटिंग डिवाइस की कैटेगरी में आता है। इनपुट डिवाइस तो होता ही होता है ये, क्योंकि कंप्यूटर में दिशा व निर्देश प्रदान करने के लिए माउस का इनपुट डिवाइस के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और उस इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में कुछ एक डिवाइस होते हैं, उनको पॉइंटिंग डिवाइस कहा जाता है। पॉइंटिंग डिवाइस का मतलब यहाँ पे होता है किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, जिस प्रकार इमेज, फाइल, आइकन, उसको सिलेक्ट करने हेतु या मूव करने हेतु अगर किसी इनपुट डिवाइस का इस्तेमाल किया जा रहा है तो वो किस कैटेगरी में आ जाएगा? पॉइंटिंग डिवाइस की कैटेगरी में आ जाएगा। पॉइंट आउट करना यानी कि हिंदी में बोलते हैं इसको इंगित करना, चिन्हित करना। ठीक है। पॉइंटिंग का मतलब होता है चिन्हित करना या इंगित करना होता है। ये माउस का डायग्राम बनाया हुआ है। इस डायग्राम के तहत आप देख सकते हो इधर वाला जो बटन है ये कौन सा बटन है? लेफ्ट माउस बटन है। ये वाला जो बटन है वो राइट माउस बटन है। और बीच का जो एक टायर टाइप होता है उसको स्क्रॉल बटन कहा जाता है। ये डायग्राम एक ऑप्टिकल माउस का बनाया गया है। मुख्य रूप से माउस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मैकेनिकल माउस, एक होता है ऑप्टिकल माउस। ठीक है। माउस किस रूप में हो सकता है? या तो उसको स्क्रॉल माउस बोल सकते हैं हम, वायरलेस भी हो सकता है या कोडलेस माउस भी हो सकता है। ठीक है। वायर के साथ आता है जिसको कनेक्ट किया जाता है पोर्ट के माध्यम से। आजकल USB माउस आते हैं, USB पोर्ट के माध्यम से उनको कंप्यूटर के साथ जोड़ दिया जाता है। जो बिना तार का होता है वो वायरलेस माउस होता है। ठीक उसी प्रकार कीबोर्ड के केस में हमने डिस्कस किया था वायरलेस कीबोर्ड तथा वायर्ड कीबोर्ड। ठीक है। उसी प्रकार आपका वायरलेस माउस जो होता है उसको कोडलेस या वायरलेस माउस कहा जाता है। ठीक है। इसके अलावा स्क्रॉल माउस जो होता है वो वायर्ड माउस होता है। ठीक है। तो ये डायग्राम बनाना चाहते हो तो बना लो और माउस के सामने ये लिख लो, स्क्रॉल माउस, वायरलेस माउस या फिर कोडलेस माउस। ठीक है। नीचे ये लाइन लिख रखी है, वायर्ड और वायरलेस होते हैं। ये वायर्ड और वायरलेस होते हैं, तार के साथ भी आते हैं, बिना तार के साथ में भी आते हैं। अगर मैं माउस की इन्वेंशन की बात करूं तो माउस की इन्वेंशन या माउस को बनाया गया था 1964 ईस्वी में। बाद में मॉडिफाई करके इसको इस्तेमाल ढंग से किया गया था 1968 ईस्वी में। ये दोनों सन आपको याद रखने हैं। जिस प्राणी ने इसको बनाया था उसका नाम था डगलस एंजल बर्ट। ये बै है भाई। ठीक है। ये वाला ये बै है। डगलस एंजल बर्ट ने सर्वप्रथम माउस को बनाया था 1964 ईस्वी में। सर्वप्रथम जो पुराने माउस थे वो किसके बने हुए होते थे? लकड़ी के बने हुए थे। ठीक है। सर्वप्रथम माउस को लकड़ी से बनाया गया। ठीक है। 1964 ईस्वी में माउस बन करके तैयार हो गया था, लेकिन व्यवस्थित तरीके से मॉडिफाई करके 1968। जब भी क्वेश्चन आएगा उसमें उत्तर 1968 आएगा। ठीक है। 1968
68 को आपको ज़्यादा ध्यान में रखना है क्योंकि मॉडिफाई किया गया 1968 में, इसको 1964 में बनाए गए माउस को मॉडिफाई किया गया। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि पहले के पुराने जो माउस होते थे उनके नीचे एक गोलाकार आकृति की क्या होती थी, बॉल लगी होती थी। इस कारण उन माउस को मैकेनिकल माउस कहा जाता था। लेकिन अब आजकल के जो माउस होते हैं उनके नीचे एक लाइट बीम होती है, लाल कलर की जलती है ना, नीचे एक लाइट जलती है लाल कलर की। तो इस प्रकार के जो माउस जिनके नीचे लाइट बीम होती है उनको किस प्रकार का माउस कहा जाता है, ऑप्टिकल माउस कहा जाता है। मुख्य रूप से माउस कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। तो ये इतनी चीज अगर यहां से बना ली है तो ये वाली चीज मैं लिखवा देता हूं आपको, ठीक है। लिखो, मुख्य रूप से लिखवा दो क्या, मुख्य रूप से माउस 2 प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से माउस 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 मैकेनिकल माउस, नंबर 2 ऑप्टिकल माउस। नंबर 1 मैकेनिकल माउस, नंबर 2 ऑप्टिकल माउस। इस प्रकार से लिख लो, मुख्य रूप से माउस 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 मैकेनिकल माउस, नंबर 2 ऑप्टिकल माउस। यह एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है, यह एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है। इसका आविष्कार डगलस एंजलबर्ट ने किया। डगलस एंजलबर्ट ने किया। माउस को 1964 ईस्वी में बनाया। बाद में इसे 1968 ईस्वी में मॉडिफाई किया गया। ज़्यादा फास्ट तो नहीं बोल रहा, लिख पा रहे हो? ये लाइन भी मैंने बोली थी, शुरुआत में माउस लकड़ी के बने हुए होते थे। शुरुआत में माउस लकड़ी के बने हुए होते थे। दोबारा से रिपीट कर देता हूं, टॉपिक हमारा था माउस। माउस के सामने आप लिखोगे कॉर्डलेस माउस, ठीक है, वायर्ड माउस या वायरलेस माउस। मुख्य रूप से माउस 2 प्रकार के होते हैं, मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस। पहले के पुराने माउस लकड़ी के बने हुए होते थे, ठीक है। इसके बाद में मैंने लिखवाया, इसका आविष्कार डगलस एंजलबर्ट ने किया, 1964 ईस्वी में किया। बाद में इसे 1968 ईस्वी में मॉडिफाई किया गया, ठीक है। यह एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बताया गया है, जिस प्रकार मैंने डायग्राम पीछे आपको दिखाया था, माउस का डायग्राम कुछ इस प्रकार का बना हुआ था, ठीक है। ये वाला बटन कौन सा हो गया आपका, राइट बटन हो गया। ये वाला कौन सा हो गया, लेफ्ट बटन हो गया। ये कौन सा हो गया, स्क्रॉल बटन हो गया, ठीक है। तो मुख्य रूप से कितने बटन हो गए, 1 2 3। लिख लो ये लाइन, माउस के कुल 3 बटन होते हैं। माउस के कुल 3 बटन होते हैं, लेफ्ट हो गया, राइट हो गया और स्क्रॉल हो गया। इनके नाम लिखो तो लिख लो, नहीं तो डायग्राम में बना करके इंगित कर लो, आप चिन्हित कर लो, ताकि आपको पता रहे कि ये राइट वाला बटन है, ये लेफ्ट वाला बटन है और ये स्क्रॉल बटन होता है। इन तीनों बटन को आप एक एक करके डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जब हम इस बटन को दबाते हैं, इस वाले बटन को दबाते हैं, तो इस क्लिक को हम कौन सा क्लिक बोलेंगे,
लेफ्ट क्लिक, इसकी हेडिंग डाल लो लेफ्ट क्लिक, ठीक है। अब ये जो लेफ्ट वाला बटन हम क्लिक करते हैं कंप्यूटर पे कार्य करते वक्त, कई बारी एक बारी दबाते हैं, कई बारी लगातार 2 बार प्रेस करते हैं इसको, ठीक है ना। तो एक बारी दबाते हैं तो उसको तो बोलेंगे कौन सा, सिंगल क्लिक, ठीक है, सिंगल क्लिक। या फिर कई बारी 2 बार दबाते हैं तो वो कौन सा हो जाता है, डबल क्लिक हो जाता है। दोनों में अलग अलग काम होएगा। जब मैं सिंगल क्लिक करूंगा तो किसी भी पर्टिकुलर कंप्यूटर के अंदर कोई भी आइकन, फाइल या ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेगा वो। जैसे कि मान लीजिए आपके कंप्यूटर में एक ये कोई फोल्डर बना हुआ है, इस फोल्डर पे माउस का पॉइंटर एरो ले जा करके अगर मैं सिंगल क्लिक करता हूं तो आपने बहुत बार देखा होगा इस फोल्डर के ऊपर एक आकृति बन जाती है नीले कलर की, ठीक है, छाया सी बन जाती है। इट मीन्स ये फोल्डर क्या हो गया, सिलेक्ट हो गया, ठीक है। तो मतलब सिंगल क्लिक किस काम आता है, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए काम में लिया जाता है, ठीक है। सिंगल क्लिक से सिलेक्शन होता है, ये लेफ्ट क्लिक की हेडिंग के सामने लिख लो, सिंगल क्लिक से सिलेक्शन होता है। या फिर यूं भी लिख सकते हो इस लाइन को, सिंगल क्लिक से कंप्यूटर में किसी फाइल या फोल्डर को सेलेक्ट किया जा सकता है, किसी फाइल या फोल्डर को सेलेक्ट किया जा सकता है। अब यही लेफ्ट बटन 2 बार जब मैं क्लिक करूंगा तो क्या हो जाएगा, डबल क्लिक हो जाएगा। मान लीजिए आपके कंप्यूटर के अंदर ये कोई फाइल या फोल्डर है, अगर मैंने 1 टाइम क्लिक किया लेफ्ट बटन को तो क्या हो जाएगा, ये सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसी फाइल या फोल्डर के ऊपर ले जाकर के 2 बार माउस का बटन क्लिक कर देता हूं तो ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, खुल जाएगा, होता है ना ऐसा। खुल जाएगा, ठीक है, समझ आई बात। यही चीज मैंने आपके यहां लिख रखी है, डबल क्लिक से फाइल या फोल्डर ओपन हो जाएगा, डबल क्लिक से फाइल या फोल्डर ओपन हो जाती है या हो जाता है या हो जाएगा। यानी कि सबसे पहले हमने जो माउस है उस माउस के इस बटन के बारे में बात करी, तो ये 2 तरीके से दबाया जा सकता है, ठीक है, 2 बारी या 1 बारी। 1 बार दबाऊंगा तो कोई फाइल या फोल्डर वो सेलेक्ट करके देगा, 2 बार दबाऊंगा तो ओपन हो जाएगा। कंडीशन ये है कि माउस का जो पॉइंटर है, एरो है, वो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जाके ये काम करना पड़ेगा मुझे, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आपके कंप्यूटर के अंदर फोल्डर तो यहाँ है और माउस का पॉइंटर यहाँ ले जा करके आप डबल क्लिक या सिंगल क्लिक कर रहे हो, तो यहाँ कुछ एक्टिविटी नहीं करेगा ये, ठीक है ना। माउस के पॉइंटर को कहाँ लेके जाना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर लेके जाना पड़ेगा। उसके बाद में सिंगल क्लिक करूंगा तो वो सेलेक्ट होएगा, डबल क्लिक करूंगा तो वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद में अगला कौन सा क्लिक है, राइट क्लिक है, ठीक है, राइट क्लिक है। राइट क्लिक से क्या होता है, राइट क्लिक, यह क्लिक करने से एक मेन्यू ओपन होता है जिसको कौन सा मेन्यू कहा जाता है, ये खाली स्थान पे भी आप क्लिक करते हो, जैसे कि डेस्कटॉप एरिया होता है कंप्यूटर का, तब अगर आप राइट क्लिक करते हो तो एक मेन्यू ओपन होता है जिसके अंदर एक रिफ्रेश बटन भी आता है ना, उस पे जाके हम फिर लेफ्ट क्लिक करते हैं तो कंप्यूटर रिफ्रेश हो जाता है। तो जैसे ही मैंने राइट क्लिक किया डेस्कटॉप एरिया पे आके, तो मेरे लिए कुछ ऑप्शंस या कमांड से भरा हुआ एक मेन्यू ओपन कर दिया। उस मेन्यू को क्या कहूंगा मैं, या फिर किसी फोल्डर पे जाकर के, किसी फोल्डर पे जाके माउस का पॉइंटर में ले गया और मैंने राइट क्लिक किया तो इस फोल्डर से संबंधित एक मेन्यू ओपन करेगा जिसमें सबसे ऊपर एक नाम आता है ओपन, आता है ना, सबसे नीचे नाम आता है प्रॉपर्टीज, बीच में और भी बहुत सारे नाम आते हैं, कट, कॉपी, ऐसा ना, ठीक है। तो ये मेन्यू कौन सा मेन्यू कहलाएगा, पॉपअप मेन्यू कहलाएगा। राइट क्लिक के बारे में लिख लो, यह क्लिक करने से एक मेन्यू ओपन होता है जिसको पॉप अप
मेन्यू कहा जाता है, पॉप अप मेन्यू कहा जाता है। जो चीज़ मैं बार बार 3-4 बार रिपीट कर चुका हूँ वो चीज़ इस लाइन में आई हुई है, ये भी आप लाइन लिख लेना। माउस का एक पॉइंटर होता है और वो इस प्रकार का होता है भाई, ठीक है, ये बना रखा है मैंने। ये जो गोल दायरा लगा रखा है ना, ये ऐसे ही लगा रखा है मैंने बाहर, ठीक है, केवल ये एरो ही बना लोगे तो भी बहुत है, ऐसा ही होता है, ठीक है, समझ आई बात। इसको बदला जा सकता है, एरो को, अलग अलग प्रकार के इसके रूप होते हैं, उन रूप को बदला जा सकता है, लेकिन उनको हर रूप को क्या कहा जाएगा, माउस का पॉइंटर या एरो ही कहा जाता है। अगली लाइन में लिख लो, टाइप करते वक्त, टाइप करते वक्त माउस का पॉइंटर माउस कर्सर का रूप ले लेता है, जैसे लिखी हुई है ये लाइन, इसको भी मैं मॉडिफाई करके लिखवा दूंगा। टाइप करते वक्त माउस का पॉइंटर माउस कर्सर का रूप ले लेता है, जिसको ब्लिंक करती हुई लाइन कहते हैं। टाइप करते वक्त माउस पॉइंटर माउस कर्सर का रूप ले लेता है, जिसको ब्लिंक करती हुई लाइन कहते हैं। अब एक चीज देखो, जैसे कि ये आपके कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइस मॉनिटर की स्क्रीन है, आपने कंप्यूटर को स्टार्ट कर रखा है और आप डेस्कटॉप एरिया पे देख रहे हो, यहाँ पे फाइल या फोल्डर या सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के कुछ आइकन बने हुए हैं, ठीक है। नीचे क्या होती है, टास्क बार होती है, ठीक है, नीचे की एक आयताकार पट्टी होती है जिसको क्या नाम दिया जाता है, टास्क बार के बाईं तरफ स्टार्ट बटन होता है, स्टार्ट बटन होता है, ठीक है। इस स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो क्या खुलता है, स्टार्ट मेन्यू ओपन होता है, ठीक है। ये स्टार्ट बटन है, इस पे क्लिक किया क्या ओपन हो जाएगा। इधर वाला एरिया कौन सा एरिया होता है, नोटिफिकेशन एरिया होता है, नोटिफिकेशन एरिया, ठीक है, जहां पे आपको डेट एंड टाइम वगैरह वो स्पीकर का साइंस वगैरह दिखाई देता है, ठीक है। वाईफाई की कनेक्टिविटी का यहाँ पे पता लगता है आपका, ठीक है। तो ये डेस्कटॉप एरिया है, पूरा का पूरा क्या है, डेस्कटॉप एरिया है, ठीक है। इस डेस्कटॉप एरिया पे यहाँ फाइल फोल्डर प्रोग्राम सॉफ्टवेयर बने हुए, ये खाली एरिया है। यहाँ पे इस खाली एरिया पे मान लीजिए इस प्रोग्राम को या इस फाइल या फोल्डर को मैं यहाँ से हटाकर अगर मैं यहाँ ले आऊं तो किसकी मदद से मैं ला सकता हूं, ये चीज माउस की मदद से। यानी कि इसका स्थान पहले यहाँ था, इसको यहाँ से मैं यहाँ ले गया, इसका मतलब जरूर मैंने इसको क्या किया होगा, जरूर मैंने इसको घसीटा है, ठीक है। बड़ू मान लेकिन हाथ पकड़ के पैर जिला छोड़ ले, बिन घिसड़ तो उड़ता ही लिया वहां, बिन घसीटनो बोला, यानी कि इन्हें अड़ू लेके अड़ता ही घसीट लियो। इस घसीटने को कंप्यूटर में ड्रैग एंड ड्रॉप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यही बात इतनी लंबी चौड़ी लाइन में लिख रखी है, ये पूरी की पूरी यूं की यूं चेप दो, किमी कौन बदल लो इम्मा, ठीक है। बस मैंने समझा तो दिया आपको वैसे, लेकिन चेप यूं की यूं दो, पूरी लंबी लाइन। ये कह रहा है किसी भी फाइल, ये फाइल या फोल्डर थी, ठीक है, किसी भी फाइल फोल्डर या आइकन को माउस की सहायता से, ये से के बाद में एक लाइन लिखनी है आपको, ठीक है, थोड़ा जोड़ना है, मॉडिफिकेशन करवा रहा हूं मैं। किसी भी फाइल फोल्डर या आइकन को माउस की सहायता से पकड़कर, माउस की सहायता से
पकड़कर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने को ड्रैग करना कहते हैं। ड्रैग, ड्रैग मतलब घसीटना। ड्रैग तो है इंग्लिश को शब्द, बिन हिंदी मीनिंग देखा तो घसीटना हुआ है। और पूरा नाम इसको क्या होगा, ये एक्टिविटी क्या कहलाएगी, ड्रैग एंड ड्रॉप। यानी कि माउस का पॉइंटर क्या करेंगे, सिंपल सी बात रखना, ये वो प्रोग्राम था जिसको मैं यहां लेके गया। पहले माउस की सहायता से मैं माउस के पॉइंटर को इसके ऊपर लेके जाऊंगा, ठीक है। ऊपर लेके जाने के बाद में मैं कौन सा बटन दबाऊंगा, लेफ्ट क्लिक दबाऊंगा, और दबाने के बाद में उसको रिलीज नहीं करूंगा, मतलब उस लेफ्ट बटन को दबाए रखूंगा, छोड़ूंगा नहीं। फिर मैं जिस दिशा में मुझे उस फोल्डर या फाइल को लेके जाना है उसी दिशा में मैं माउस को घुमाऊंगा और लेफ्ट क्लिक को दबाए रखूंगा। जहां पहुंचना है डेस्टिनेशन पे, वहां पहुंचने के बाद में जो लेफ्ट बटन दबा के रखा हुआ उसको मैं रिलीज कर दूंगा, छोड़ दूंगा। छोड़ने के बाद में क्या हो जाएगा, ये जो फाइल या फोल्डर है वो वहां से यहां सक्सेसफुली स्थापित हो जाएगा। पहले तो हमने इसको पकड़ा माउस के लेफ्ट क्लिक बटन से और पकड़े रखा, फिर इसको ड्रैग किया। ड्रैग करने के बाद में माउस का बटन रिलीज करेंगे, जब ये सक्सेसफुली यहां छूट जाएगा उसको बोलते हैं ड्रॉप होना, ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है। इसलिए एक दो बार ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। ड्रैग एंड ड्रॉप है किसकी सहायता से किया जाता है, तो माउस की सहायता से किया जाता है। यहां पे आपका माउस कंप्लीट हो गया। तीसरा इनपुट डिवाइस है जॉयस्टिक। क्या है, जॉयस्टिक। अब छोटे छोटे ये ज्यादा बड़े नहीं है, बस समझने योग्य बातें हैं। इनमें ज्यादातर सबसे ज्यादा क्वेश्चन इनपुट डिवाइस के अंदर यही आता है कि इन सभी में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है, ठीक है। तो 18-19 नाम लिखे हैं अपन ने, ठीक है। नाम से भी आप जांच कर सकते हो कि कौन सा इनपुट डिवाइस है, क्योंकि कंप्यूटर को दिशा व निर्देश प्रदान करने वाला हर वो यंत्र, हर वो डिवाइस क्या कहलाएगा, इनपुट डिवाइस कहलाएगा। वो चीज़ उसके कार्य से आप समझ सकते हो। जैसे कि मैं एग्जांपल दे देता हूँ स्कैनर का। स्कैनर मशीन देखिए, डॉक्यूमेंट को स्कैन करते हैं, ठीक है, फोटो को स्कैन करते हैं। अब हमें ये देखना है कि स्कैनर काम क्या करता है। मान लीजिए हमें ये नहीं पता है कि स्कैनर इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है। इतना जरूर पता है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ इस्तेमाल होता है, कंप्यूटर के साथ इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली उसका काम जानते हैं तो हम इजीली कंक्लूड कर सकते हैं, इजीली उसका आंसर निकाल सकते हैं कि वो इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में आएगा या आउटपुट डिवाइस की कैटेगरी में आएगा। कैसे निकाल सकते हैं, जैसे कि हमें पता है कि वो डॉक्यूमेंट या फोटो स्कैन करने का काम करता है। जब हम स्कैनर का जो शीशा होता है, फ्लैट बेड शीशा होता है, उस शीशे पे फोटो या डॉक्यूमेंट का पेज रखते हैं, फिर उसका फाटक बंद करते हैं और फिर स्कैन की कमांड चलाते हैं, तो होता क्या है, जो उस शीशे के ऊपर पड़ा हुआ जो भी पेपर है, पेज है, फोटो है, उसकी एक प्रतिलिपि बन जाती है, इमेज बन जाती है फोटो। वो सेव कहाँ हो जाती है, जाकर के कंप्यूटर में या आपके मोबाइल में, जिससे भी आप स्कैन कर रहे हो उसमें जाके स्कैन हो जाती है। यानी कि चीज बताइए, बाहर की चीज कंप्यूटर के अंदर गई है या कंप्यूटर के अंदर की चीज बाहर आई है। बाहरी आंकड़े को कंप्यूटर के अंदर दर्ज करवाया गया है, यानी कि कोई फोटो या पेज पे कोई लिखा हुआ मैटर था, उसको स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर भेजा गया है फोटो के रूप में। इट मींस दिशा व निर्देश कंप्यूटर को प्रदान किया गया, दिया गया। तो ये काम कौन करता है, सिंपल सी बात है। तो स्कैनर किस कैटेगरी में आ गया, इनपुट डिवाइस में। अब एक और एग्जांपल इसी माइक का ले लो, इसी माइक्रोफोन का। अब मेरी आवाज रिकॉर्ड होकर कंप्यूटर में जा रही है या बाहर आ रही है, जा रही है, तो किस में आ जाएगा ये। और ये काम कौन करता है, इनपुट डिवाइस करता है। कैमरे में फिर वीडियो रिकॉर्ड होकर कंप्यूटर में जा रही है या बाहर फेंक रहा है, ये जा रही है, इनपुट डिवाइस में आ जाएगा। ये सिंपल सी बात है। यही वीडियो रिकॉर्ड होने के बाद में किसी पर्टिकुलर स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो वो वीडियो कंप्यूटर से बाहर आके दिखाने का काम कौन कर रहा है, वो बड़ी स्क्रीन कर रही है, वो टेलीविजन कर रहा है, या वो एलईडी स्क्रीन कर रही है, एलसीडी कर रही है, तो वो क्या हो जाएगी, आउटपुट हो जाएगी। सिंपल है ना। अगला क्या है, जॉयस्टिक। ये जॉयस्टिक ज्यादातर ना गेम खेलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है पहले। अब तो पता नहीं गेम पॉइंट इतने ज़्यादा रहे हैं कि नहीं रहे हैं। जब हम पुराने टाइम में
जब मैं 2005 और 6 में +1 +2 करता था ना, उस टाइम में ये गवर्नमेंट स्कूल है अभी इधर वाला है, इसको तो मॉडल संस्कृति बना दिया। 11वीं मेरी उधर वाले स्कूल में थी जो गर्ल्स बना दिया। पहले क्या था, इधर वाला जो गवर्नमेंट स्कूल था ना वो गर्ल्स था और उधर वाला जो था वो बॉयज़ था। जैसे ही हमारी +1 हुई उसके बाद उसको गर्ल्स बना दिया, इधर बॉयज़ कर दिया। तो जब भी हम पढ़ने आते थे तो क्लास कम अटेंड करते थे, गेम ज़्यादा खेलते थे, ठीक है। तो पूरे फतेहाबाद के अंदर बहुत ज़्यादा गेम पॉइंट थे, ठीक है। गेम पॉइंट जो थे उसमें सबसे ज़्यादा हम खेलते थे वो मुक्कारी, जॉन सिनाड़ी, WWE, ठीक है। तो उसमें क्या है कि 4 बंदे अगर बैठ गए तो 4 अलग अलग जॉयस्टिक मशीन होती थी हमारे सामने, एक हैंडल से होन तो, ठीक है, और कुछ बटन होता। आजकल का इस टाइप का वो आने लग गया, इस टाइप का एक वो आता है डिवाइस आता है ना, यहाँ एक गोल गोल टायर सा होता है, चारों ओर 360 डिग्री की तरफ घूमता है और बीच में कुछ बटन्स होते हैं, इससे गेम खेलते हैं कनेक्ट करके कंप्यूटर के साथ में। इसका नाम होता है जॉयस्टिक, ठीक है। पहले ये सीधे हैंडल के रूप में होता था, ऐसे एक डब्बा सा होता था, बीच में एक छेद, इसके ऊपर पूरा एक गियर सा होता था, ठीक है, ऐसे हैंडल बना हुआ होता था। ऐसे 3-4 अलग अलग हैंडल थे। प्लेयर को कंट्रोल करने के लिए इस चीज़ से गेम खेला जाता था। ये 360 डिग्री में घूम जाता है, ठीक है। क्रिकेट भी इसी से खेली जाती थी, बहुत सारे गेम उसमें होते थे। तो मेन बात ये होती है कि ये क्या काबिलियत रखता है, किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को 360 मतलब चारों मेर घुमान को माधुरा क्या करते हो, ठीक है, 360 डिग्री में ऑब्जेक्ट को घुमा सकता है, ठीक है। तो एक जॉयस्टिक को लगाने के बाद में जब 4 प्लेयर अगर गेम खेल रहे हैं तो उन चारों के पास अपनी अपनी जॉयस्टिक होती थी और प्रत्येक प्लेयर एक जॉयस्टिक के कंट्रोल में होता था, ठीक है। और वो प्लेयर कंट्रोल में रख करके जो मनुष्य जो खेल रहा है उस गेम को, उस जॉयस्टिक के सारे उस प्लेयर को क्या करवाता था, मूव करवाता था या गेम खिलवाता था उससे, ठीक है। तो गेम खेलने के लिए जॉयस्टिक का इस्तेमाल किया जाता है, इसके बारे में लिख लो। ये भी किसकी कैटेगरी में आता है, पॉइंटिंग डिवाइस की कैटेगरी में आता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर प्लेयर को पॉइंट आउट कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर रहा है, ये इंगित कर रहा है और उसी को ही दौड़ा रहा है या फिर उसी को कंट्रोल में रख रहा है। लिख लो, यह एक इनपुट डिवाइस है जो कि पॉइंटिंग डिवाइस की कैटेगरी में आता है। लिखो, यह एक इनपुट डिवाइस है जो कि पॉइंटिंग डिवाइस की कैटेगरी यानी श्रेणी, कैटेगरी का मतलब यहां होता है श्रेणी में आता है। इसको ज्यादातर खेल या गेम्स में इस्तेमाल किया जाता है, खेल या गेम्स में इस्तेमाल किया जाता है। इसकी सहायता से ऑब्जेक्ट को 360 डिग्री तक घुमाया जा सकता है। इसकी सहायता से ऑब्जेक्ट को 360 डिग्री तक घुमाया जा सकता है। एक जॉयस्टिक को सॉफ्टवेयर की मदद से मोबाइल के साथ जोड़ा जा सकता है। एक जॉयस्टिक को सॉफ्टवेयर की मदद से मोबाइल के साथ जोड़ा जा सकता है। अगला है माइक या माइक्रोफोन, स्पेलिंग बड़ी लिख देता हूं मैं, माइक्रोफोन, माइक्रोफोन। एक्सप्लेन इसको 3-4 बार कर चुका हूं, डायरेक्ट डेफिनेशन लिखवा रहा हूं, लिख लो माइक्रोफोन के बारे में। हमारी आवाज को डिजिटल रूप में बदलकर, हमारी आवाज को डिजिटल रूप में बदलकर कंप्यूटर में दर्ज करवाने हेतु
हमारी आवाज को डिजिटल रूप में बदलकर कंप्यूटर में दर्ज करवाने हेतु माइक्रोफोन इस्तेमाल होता है। दर्ज करवाने हेतु माइक्रोफोन इस्तेमाल होता है। नंबर 5 लिखो आगे, OCR। अगला है इनपुट डिवाइस OCR। पूरा नाम सामने भी लिखा हुआ है, यहां बड़ा लिख देता हूं। ऑप्टिकल ए है ये, कैरेक्टर रिकॉग्निशन या रीडर। और रीडर ऑप्टिकल का मतलब क्या होता है? ऑप्टिक्स का मतलब क्या होता है? प्रकाश। ठीक है, फिजिक्स में एक चैप्टर आता है। ठीक है, प्रकाशीय ढंग से कैरेक्टर यानी अक्षरों को पहचानने वाला। रिकॉग्निशन शब्द का मतलब होता है पहचानना। ठीक है, या पहचान करना भी कह सकते हैं। रीडर का तो मतलब पता ही है तुमको, पढ़ना। ठीक है, या पढ़ने वाला। पढ़ना तो रीड होता है, यहां इस पढ़ना मत लिखो, पढ़ने वाला लिख लेना। पढ़ने वाला। ठीक है, रीड होता है पढ़ना, तो रीडर हो गया पढ़ने वाला। रिकॉग्निशन पहचानने वाला या पहचानना। ठीक है, तो प्रकाशीय रूप में अक्षरों को पहचानने वाला OCR होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर। किसी भी प्रकार के हस्तलिखित नोट्स हो गए या फिर किसी भी लिखी हुई जानकारी, कागज के टुकड़े पे लिखी हुई जानकारी को प्रकाशीय रूप में पहचान कर कंप्यूटर में दर्ज करवाने का काम कौन करता है? OCR करता है। जिस प्रकार यहां लिखा हुआ है, किसी भी कागज या सीट पर लिखे गए या प्रिंटेड अक्षरों या टेक्स्ट टेक्स्ट को पढ़ने का कार्य है तथा कंप्यूटर पर ले जाने का कार्य कौन करता है? OCR करता है। यह ASCII कोड पर काम करता है। ठीक है, या ASCII कोड का प्रयोग करता है। किसके लिए करता है ये? इन टेक्स्ट या अक्षरों को पढ़ने के लिए प्रयोग करता है। ASCII कोड की फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, ये एक तकनीक होती है। ठीक है, ये एक तकनीक होती है ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, सूचना इंटरचेंज करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक स्टैंडर्ड कोड है, क्योंकि जिस प्रकार आप गूगल पे काम करते हो या गूगल के सर्च बॉक्स में कुछ भी सर्च करते हो, तो आप तो अपनी मनचाही भाषा में उसके अंदर लिखने की कोशिश करोगे ना। कोई किसी को अंग्रेजी आती है तो वो अंग्रेजी में लिखेगा गूगल सर्च बॉक्स में, किसी को हिंदी आती है तो वो हिंदी में लिखेगा, किसी को मान लो हिंदी और इंग्लिश दोनों नहीं आती तो वो पंजाबी में लिखेगा। अगर पंजाबी आती है तो लिख सकते हैं ना, कीबोर्ड में भाषा चेंज कर सके आप। और गूगल उस चीज़ को भी एक्सेप्ट कर लेता है और फिर बाद में उसी से संबंधित जानकारी दे देता है। तो सोच के देखो, संविधान में मंजूर 22 भाषाएं हैं आपके तो। ठीक है, दुनिया में कितनी भाषाएं होंगी? क्योंकि पूरी दुनिया में चलता है गूगल, तो चलता है ना। तो अमेरिकन्स हैं या फिर अफ्रीकन्स हैं या फिर इंग्लैंड वाले हैं, भारतीय हैं, बांग्लादेशी हैं, श्रीलंकन्स हैं, इंडोनेशिया वाले हैं, और भी पता नहीं कितने देश हैं वर्ल्ड में। सब अपनी अपनी भाषा में लिखने की ट्राई करते हैं। बहुत से लोग अपने देश में हैं, कुछ लोग हिंदी में टाइप करके सर्च करते हैं, कुछ लोग अंग्रेजी में हिंदी में, कुछ इंग्लिश में। ठीक है ना। तो
वो एक्सेप्ट कैसे करता है? वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज की वजह से करते हैं। जिस प्रकार मान लीजिए सॉफ्टवेयर के अंदर बाइनरी भाषा यूज की जाती है, क्योंकि पूरा का पूरा जो आपका कंप्यूटर है वो बाइनरी भाषा या मशीन लैंग्वेज को समझता है। एक यूनिकोड सिस्टम होता है, एक अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है। इसकी मदद से ही उस पर्टिकुलर गूगल सर्च इंजन के अंदर लिखी गई भाषा को इस कोड के द्वारा परिवर्तित कर दिया जाता है, ठीक है, ताकि कंप्यूटर के द्वारा वो चीज समझी जा सके कि यूजर क्या चाहता है और उसी से संबंधित है उसकी सूचना सर्च होकर के आ जाती है। तो ये जो होशियार मशीन है किसके ऊपर है, किसके द्वारा काम करती है? एस की कोड के द्वारा काम करती है। फुल फॉर्म लिख लिया क्या? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये लिख लिया, ये पूरा पैराग्राफ। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो भी, अगला है MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। MICR मैग्नेटिक यानी कि चुंबकीय, इंक मतलब स्याही, कैरेक्टर मतलब अक्षर। ये रिकॉग्निशन और रीडर मैंने बता दिया, पढ़ने वाला या पहचानने वाला या पहचानना, ठीक है। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन या रीडर इसका पूरा नाम है। नाम में इसका काम छुपा हुआ है। क्या काम करता है? चुंबकीय स्याही से लिखे हुए अक्षरों को पहचानने का काम करता है। और ये चुंबकीय स्याही से अक्षर बहुत जगह लिखे होते हैं। वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल इज बैंक का जो चेक होता है, आपकी चेकबुक का, इसका जो डिजिट नंबर होता है, इसका जो बैंक का चेक नंबर जो होता है वो किससे लिखा होता है? कुल 9 डिजिट का होता है, चुंबकीय स्याही से लिखा होता है। उसको पहचानने का काम MICR मशीन करेगी, ठीक है। लिख लो, चुंबकीय स्याही से लिखे गए कैरेक्टर, अक्षर या संख्या, तीनों नाम आ गए यहाँ पे। चुंबकीय स्याही से लिखे गए कैरेक्टर, अक्षर, संख्या को कंप्यूटर पर पढ़ने के लिए MICR का प्रयोग किया जाता है। चुंबकीय स्याही से लिखे गए कैरेक्टर, अक्षर या संख्या को कंप्यूटर पर पढ़ने के लिए, आंसू क्यों करो थे, कई देर होगी, बड़ा मुड़को लाड़ पड़ जाएगी हंसता हंसता ही। चुंबकीय स्याही से लिखे गए कैरेक्टर, अक्षर या संख्या को कंप्यूटर पर पढ़ने के लिए MICR का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि उदाहरण लिख लो, जैसे कि बैंक के चेक का नंबर, यह नंबर मुख्य रूप से 9 अंकों का होता है। अभी कोई ज़रूरी नहीं है 9 का ही मिलेगा, लेकिन मुख्य रूप से बोला है। मुख्य रूप शब्द यही बता रहा है कि ज़्यादातर आपको ये 9 अंकों का मिलेगा, कम ज़्यादा का भी हो सकता है। मुख्य रूप से शब्द का मतलब यहाँ पे ही है, ज़्यादातर आपको चेक के ऊपर 9 अंकों का नंबर मिलेगा जो चुंबकीय स्याही से लिखा होगा। और कौन पढ़ेगा उसको? MICR मशीन पढ़ेगी। अगला इनपुट डिवाइस जो है वो कौन सा है? स्कैनर है। स्कैनर के बारे में उसकी कार्य पद्धति मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता ही चुका हूँ। किसी भी डॉक्यूमेंट को, किसी भी फोटो को अगर हम उसके फ्लैट बेड शीशे के ऊपर रखेंगे, फाटक बंद करेंगे, कमांड देंगे, तो वो इमेज के रूप में, डिजिटल रूप में कंप्यूटर में दर्ज हो जाएगा। बात आती है अगर स्कैनर के आविष्कारक की मैं बात करूं तो नाम क्या है बंदे का? रे कुर्ज़वेल। क्या नाम है? रे कुर्ज, ये लिखा हुआ है शायद यहाँ पे, वेल, रे कुर्ज़वेल। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस होता है। रे कुर्ज़वेल को किसका पिता कहा जाता है? स्कैनर का
पिता कहा जाता है। रे कुर्जवेल को स्कैनर का आविष्कारक या पिता कहा जाता है। यह स्कैनर के बारे में डेफिनेशन बोल रहा हूं मैं। यह हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलकर हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलकर इमेज या पीडीएफ के रूप में कंप्यूटर में सुरक्षित करने का कार्य करता है। सुरक्षित मतलब सेव करना, दर्ज करवा देना। यह हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलकर इमेज या पीडीएफ के रूप में कंप्यूटर में सुरक्षित करने का काम करता है। अब ये सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी क्या होती है पता है क्या? सॉफ्ट कॉपी तो वो होती है जिसको हम कंप्यूटर के अंदर महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते, डिजिटली उसको देख सकते हैं। जैसे कि अभी ये पीडीएफ खुली हुई है, ये क्या है? सॉफ्ट कॉपी है। इसी को मैं फोटोकॉपी करवा लूं तो किस पे आ जाएगी? ये कागज पे आ जाएगी और उसको क्या बोल देंगे अपन? हार्ड कॉपी। ठीक है, समझ आई बात? तो स्कैनर पे जो भी अपन पेज रखते हैं स्कैन करने के लिए वो हार्ड कॉपी के रूप में होता है। जैसे स्कैन कर लेंगे इमेज के रूप में कंप्यूटर में आ जाएगा। टोपी वाला सोना सवेरे वाली राबड़ी पी के आए होगे? हद होगी यार, 11 ही बजे है। एक सोने का समय भी रखना पड़ेगा आपको स्पेशल। दो, एक तो लंच टाइम, एक सोने का मतलब विश्राम समय। विश्राम समय 40 मिनट का आपको। अभी आप अगर विश्राम करोगे ना तो आपकी उम्र चली जाएगी और आपको बाद में फिर तरसोगे आप काम के लिए, क्योंकि बेरोजगारी बेटा पहले ही है बहुत ज़्यादा। अभी आप गौर कर लोगे तो उसके बाद में सोने पे ही हो तुम। फिर तो सोने पे सुहागा ही सुहागा है, क्या दिक्कत है? टेंशन नहीं है, क्योंकि अभी अगर आप गौर कर लोगे ना, ये गोल्डन टाइम होता है। सबसे मेन काम होता है बंदे को 17 से 27 वाली उम्र का। जो 17 से 27 वाली उम्र को बखूबी बढ़िया तरीके से जी जाता है ना, बिना किसी ठोकर खाए, वो बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर जाता है। क्योंकि हम तो बहुत छोटे हैं, इतने वो भी तगड़े आविष्कारक या खोजकर्ता भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमने सुना भी है और कुछ देखा भी है कि बताया जाता है कि 17 से 27 वाली उम्र में अक्सर ठोकर लगती है या आदमी लंगड़ो जाए, पैरू ना दिमाग को। ठीक है, तो वहाँ अगर जो बंदा सोच जाता है ना कि भी तेरी लगने वाली है, तो वो फिर वो खराब नहीं होता। और अगर वो नहीं सोचता है तो 17 से 27 के बीच में वो बिल्कुल उजड़ ही जाता है। वो खुद भी उजड़ जाता है और घर वालों को भी उजाड़ देता है। ठीक है, उसको पता होता भी है कि तेरा कटने वाला है, लेकिन फिर भी वो कटता है। चाहे फीमेल की बात हो चाहे मेल की बात हो, दोनों को पता होता है, लेकिन फिर भी, क्योंकि अगर इंसान ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मेरे ख्याल में 17-18 साल की उम्र में अपन 12वीं पास कर लेते हैं। ठीक है, 3 साल ग्रेजुएशन के मान लो, 20 हो गए, हद मार के 21 में ग्रेजुएशन हो जाती है, 2 साल में पोस्ट ग्रेजुएशन, 23, 1 साल वेला मान लो, 24, लगभग 23 या 24 साल की उम्र तक हम हमारी स्टडी, नौकरी लगने वाली तो पूरी कर ही लेते हैं, खैर, है ना। और वैसे तो नौकरी 10वीं से स्टार्ट हो जाती है, 10वीं 12वीं, ग्रेजुएशन की अलग होती है, पोस्ट ग्रेजुएशन की अलग होती है, कोई फिर उसके बाद में बीएड भी कर लेते हैं। ठीक है, तो मतलब 23-24 में एवरेज मान के चल रहा हूँ, लगभग आपके पास गोल्डन चांस होता है 30 साल तक। 24 या 23 को भी स्टार्ट करते हो तो आपके पास 6 साल होते हैं, 5 से 6 साल। उन 5-6 साल में ज़्यादा नहीं, आपको सिर्फ 2 साल देने होते हैं। 1 साल सिलेबस समझने में और 1 साल फिर रिवीजन और बढ़िया तरीके की तैयारी, ठोस तरीके की करने में।
2 साल में आपकी मुट्ठी में होगी सरकारी नौकरी। चाहे कोई भी कुछ कर ले, बस मेहनत आपको करनी होती है। मेनली उस चीज़ पे आप फोकस करो। अभी सोओगे मेरे भाई तो फिर बाद में क्या पाओगे? अभी सोओगे तो खोओगे और कुछ नहीं पाओगे। जागो, हर रोज सारी जिंदगी सोना ही है अपना, सारी जिंदगी सोना। रात ने क्या करा पा, रात ने पानी लगावा, अगर पानी भी लगावा तो कोई मेरे ख्याल में महीने में 1-2 बार ही रात ने लगा के आवा, क्योंकि अपा सारा लगभग, मैं भी एक जमींदार को बेटा हूँ, मेरे भी 3-3.5 किलिया जमीन आवा, मेरे को ही पानी लगाए, पानी भी लगावा तो महीने में 1 या 2 बार ही इसी आवा जो नाइट आ रही आवे। अच्छा, ये भी धान लागना अपने चल्लू होया को नहीं, धान लागना 25 जून के 20 जून के आसपास होगा, जो रोज की रोज पानी लगाना हुआ है। और आजकल तो भैया इसी बढ़िया बढ़िया स्कीमा आ रही है, नक्का दे रोप और लगा ले फराटो पंखो, सो जाए, अरे सारा कट्ठो एक नक्का में पानी चले जाए, कोई जाग के टाट कौन मारे, कोई कौन जागे। वो जागे की ब्रेक है तो इंस्टाग्राम पे जागे, वो क्या व्हाट्सएप पे जागे, वो 2 ही जगह जागे वो, और कड़े को जागा। वह चीज़ों दूर हो जाओ, वह चीज़ों दूर हो जाओगा तो नौकरी लग जाओगा। ठीक है, तड़के नींद आवे तो आज तुम केक खा पी के आए हो, वह चीज़ छोड़ के आई है तड़के करा। ठीक है, समझ आई बात? राबड़ी संजा पी लिया अगर जाके, क्लियर है? तो त्रिभुज ने उल्टी करे, फिजिक्स सारी त्रिभुज ने उल्टी करे। सिलोद मास्टर क्या करे, नहीं इतना रोटी खानी चाहिए हमेशा, नीचों त्रिभुज चौड़ी हो है, ऊपरों बीड़ी, बोले सवेरे ज़्यादा खानो, जो जो शाम बटे कम खानो। उल्टी करते हुए सवेरे कम सांझा ज़्यादा, उल्टी करते, क्योंकि दिन में नींद को नहीं आओगी, फिर तो नींद को नहीं आओगी तो पड़ेगो, है ना। चलो अभी कहाँ थे, स्कैनर पे। हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी समझ में आ गई, डिजिटल रूप होगा कंप्यूटर में होगा, सॉफ्ट कॉपी कागज पे निकल के आ जाएगी, हार्ड कॉपी हो जाएगी। स्कैनर के बाद में आगे देखो भाई, चलो ये 2-4 चीजें और है वो भी मैं लिखवा देता हूं। देखो ये लाइन तो मैं लिखवाऊंगा नहीं आपको, जैसे इसने लिख रखी है, स्कैनर के द्वारा स्कैन किया गया डेटा इमेज के रूप में, ये आप पहले ही लिख चुके हैं डेफिनेशन में, इमेज या पीडीएफ के रूप में वो अंदर भेजता है। अब इमेज बेसिक में 2 चीजें हैं, यहां पे एक नाम आया इमेज, एक आया पीडीएफ। पीडीएफ का पूरा नाम क्या है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। फॉर्मेट, ये तो पूरा नाम लिख लो, अलग से हेडिंग सी बना के। ये यहां पे भी लिखा हुआ है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक है, ये पीडीएफ की फुल फॉर्म है। बाय डिफॉल्ट जब अगर वो इमेज के रूप में सॉफ्ट कॉपी को, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी बना के भेजता है, तो इमेज का एक फॉर्मेट होता है जेपीईजी, या फिर इसका दूसरा नाम होता है जेपी। बहुत बार ये आपने नाम देखा होगा किसी फोटो के नाम के आगे, अपने मोबाइल में होती है ना, मोबाइल के अंदर फोटो का जो नाम होता है, अलग अलग नंबर बंधे हुए होते हैं उसके, या इमेज या DICM जो कैमरा का नाम होता है, DICM 001 अंडरस्कोर करके, और आगे JPG या JPG लिखा हुआ होता है। वो क्या होता है, एक्सटेंशन ऑफ द फाइल होता है, EXTENSION, एक्सटेंशन ऑफ द फाइल होता है। ये भी एक्सटेंशन ऑफ द फाइल है। ठीक है, एक्सटेंशन क्या होता है वो डिटेल में अभी मैं बता दूंगा आपको OMR करने से पहले, लेकिन पहले तो ये देखो JPEG का पूरा नाम क्या होता है, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। अगर छोटा नाम दिख रहा है, कहीं स्पेलिंग समझ नहीं आ रही तो पूछ लेना मेरे से। ये कह रहा है बाय डिफॉल्ट अपने आप से JPEG या JPG फॉर्मेट में सेव होता है, इसको PDF में भी सुरक्षित किया जा सकता है। ये इस लाइन में क्या बात कह रहे हैं, समझने वाली बात है कि स्कैनर में जब भी कोई डॉक्यूमेंट को अगर हम स्कैन करने का काम करेंगे तो अपने आप से वो किस रूप में सेव करेगा, उसको इमेज के रूप में सेव करेगा। अगर हम चाहते हैं तो किस रूप में भी कर सकते हैं, मतलब अगर हम उसको ऑप्शन ना दे तो अपने आप किस में करेगा, वो इमेज में। और इमेज में भी कौन सा फॉर्मेट करेगा, वो JPEG करेगा। और वो JPEG क्या होता है, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप होता है। अगर मैं JPEG की फुल फॉर्म देखूं तो E का एक्सपर्ट बीच में से काट दो, वो JPEG का हो जाएगा, जॉइंट फोटोग्राफिक
ग्रुप। ठीक है, क्लियर है। अब मैं एक्सटेंशन बता देता हूं आपको क्या होता है। पहले एक्सटेंशन बता देता हूं और OMR से अपन कल कर लेंगे। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में? विस्तारक। क्या बोलते हैं? विस्तारक बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में क्या नाम बताया? एक्सटेंशन। वो एक्सटेंशन नहीं है जो एक्सटेंशन बोर्ड बिजली वाला होता है ये। ठीक है, एक्सटेंशन नाम है उसका, ये विस्तारक है। देखो, जब हम कंप्यूटर में काम करते हैं, जब हम कंप्यूटर में कार्य करते हैं, उस कार्य करने के दौरान उस कार्य को अगर भविष्य में इस्तेमाल करते हैं, तो भविष्य में इस्तेमाल करने के लिए उस कार्य को हम क्या करना पड़ेगा? सुरक्षित करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा। और ये जो मैं सेव करूंगा, ये मैं कहां करूंगा? सेकेंडरी मेमोरी में करूंगा। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी में सेव करूंगा इसको। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? जिस प्रकार HDD हार्ड डिस्क होती है, ठीक है, जिस प्रकार आप मोबाइल के अंदर उसको क्या बोलते हो? रोम बोलते हो। आप बोले अगर ना मेरा मोबाइल 8 GB और 128 GB वाला है, तो ये 128 GB वाली क्या होती है? सेकेंडरी मेमोरी या रोम ही होती है मोबाइल में, इसको रोम ही कहते हैं आप। ठीक है, बाकी होती क्या है? ये हार्ड डिस्क होती है सेकेंडरी में। कोई भी चीज आप इसमें सेव करते हैं, ना कि इसमें सेव करते हैं। ये तो मोबाइल की स्पीड या मोबाइल की जो प्रोसेसिंग स्पीड है उसके ऊपर काम करती है। ठीक है, तो इस चीज को जब मैं सुरक्षित करूंगा तो किसी पर्टिकुलर नाम से करूंगा, और उसी नाम को मैं क्या बोलूंगा? फाइल नेम। एक्सटेंशन नहीं, फाइल का नाम। अभी तो एक्सटेंशन आया ही नहीं। जैसे कि मैंने क्या किया, एक सॉन्ग डाउनलोड कर लिया, उस सॉन्ग का नाम होता है ना, होता है ना। जैसे कि मान ली कोई भी सॉन्ग कर लिया आपने, उस सॉन्ग का नाम था, इंटरनेट से डाउनलोड किया, उस सॉन्ग का नाम था ABC। क्या अकेला नाम ही होगा उसका? उसके पीछे एक डॉट लगा होगा। अगर वो वीडियो सॉन्ग है और वो किस प्रकार का है, वही चीज उसके पीछे होगी। अब बताइए, मैंने आपको बता दिया कि ये सॉन्ग मैंने डाउनलोड किया, ये ऑडियो था, तो क्या लिखा होगा पीछे? MP3। ये समझ आई बात? एक फाइल का जो नाम होता है, उस फाइल के नाम में दो भाग होते हैं, एक उसका नाम और एक एक्सटेंशन। फुल स्टॉप तथा फुल स्टॉप को मिला के ये जो डॉट है ना, इसको मिला के इसको क्या बोलूंगा? एक्सटेंशन या विस्तारक बोलूंगा। और इससे पहले वाली चीज को क्या बोलूंगा? फाइल का नाम बोलूंगा। समझ में आई बात? अच्छा, एक्सटेंशन क्यों आता है पीछे? कारण क्या है? क्या कारण है बताओ? बताओ। चलो, मैंने ABC फाइल का नाम लिख दिया। बताओ फाइल किस प्रकार की है ये? हाँ, यही तो बात है। इसी फाइल के पीछे मैंने ये लिख दिया। लिखते ही आप फटाक से बता दोगे सर जी ऑडियो फाइल है ना। आपने इस फाइल की पहचान किसकी वजह से करी? एक्सटेंशन की वजह से करी। चलो ठीक है, मैंने इसी फाइल के पीछे लिख दिया ABC.jpeg। फटाक से बोलोगे सर जी ये जी है भी। फटाक से बोलोगे सर जी ये तो फोटो है। क्यों कर बेरो पटे फोटो है? गेला .jpeg देखियो जब बेरो पटे हो नहीं कौन पता लगा। ठीक है ना। अच्छा, इसी चीज को मैंने ये लिख दिया .gif। क्या बोलोगे? सर इमेज है, चलती फिरती इमेज है। GIF इमेज भेजा नहीं आप व्हाट्सएप पे घनी, कोई कार्टून सो भेजा, हाथ हिलाऊं तो इतना जयराम जी की करतो हो रहा है। GIF इमेज हो है, सारी की सारी GIF फोटो हो है, वो चलती फिरती इमेज होती है। ठीक है, चलचित्र उनको बोलते हैं GIF, कार्टून सा भेजा आप। ठीक है ना। तो GIF वो भी एक एक्सटेंशन है, JPG ये भी एक्सटेंशन है, MP3 ये भी एक्सटेंशन है। चलो, इसी के पीछे मैंने ये लिख दिया ABC.MP4। फट से बोलोगे सर वीडियो फाइल है।
कैसे पता लगा? एक्सटेंशन की वजह से पता लगा, विस्तारक की वजह से पता लगा। कंप्यूटर में ढेर सारी फाइलें होती है, उनको पहचानने के लिए एक्सटेंशन का इस्तेमाल किया जाता है। उनसे यह मालूम पड़ता है कि ये फाइल किस प्रकार की फाइल है। जिस प्रकार इसी फाइल के पीछे मैंने ये लिख दिया .docx, बताओ किस प्रकार की फाइल है? MS वर्ड की डॉक्यूमेंट फाइल है, ठीक है। मैंने लिख दिया abc.xlsx, किस प्रकार की फाइल है? MS एक्सेल की फाइल है। मैंने लिख दिया abc.pptx, बताओ किस प्रकार की फाइल है? पावर पॉइंट की फाइल है, ठीक है। ये सारे के सारे अलग अलग प्रकार के एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन एक विस्तारक होता है, इसके बारे में नोट करके डाल लो, ठीक है। लिख लो एक्सटेंशन, एक्सटेंशन ब्रैकेट में लिख लो विस्तारक, फिर डैश लगा लेना और फिर मैं जो बोलूंगा वो लिखते जाना, ठीक है। एक्सटेंशन, एक्सटेंशन की जगह थोड़ी आगे जगह बच गई हो ना, तो उसके आगे ये लिखो फाइल एक्सटेंशन, पूरा नाम ये है सही इसका, ठीक है। फाइल एक्सटेंशन, विस्तारक। यह फाइल नेम के अंत में, यह फाइल नेम के अंत में एक बिंदु, बिंदु हिंदी में लिख लेना और ब्रैकेट में ये लगाना बिंदु, ठीक है। यह फाइल नेम के अंत में एक बिंदु से शुरू होता है, एक बिंदु से शुरू होता है। इसकी सहायता से, इसकी सहायता से उपयोगकर्ता को, यूजर को, उपयोगकर्ता का मतलब ही क्या होता है? यूजर, ठीक है। इसकी सहायता से उपयोगकर्ता को फाइल का प्रकार पता लगता है, फाइल का टाइप यानी प्रकार, फाइल का प्रकार पता लगता है। इसकी सहायता से उपयोगकर्ता को फाइल का प्रकार पता लगता है। उदाहरण फाइल का नाम यहां पे कॉमनली मैं ले रहा हूं ABC, ठीक है। abc.jpeg, abc.mp3 एटसेट्रा या इत्यादि, ठीक है। एक्सटेंशन अब तो समझ आ गया। हर कोई फाइल बनेगी आपके मोबाइल में, कंप्यूटर में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, हर उस फाइल का एक्सटेंशन होगा और वो एक्सटेंशन किस आधार पे होगा वो डिपेंड करता है फाइल के ऊपर, फाइल किस प्रकार की है। अगर फाइल ऑडियो है तो उसके पीछे .mp3 या .wav। अब कोई जरूरी नहीं है हर ऑडियो फाइल, आप ये मत सोच लेना कि मैंने पढ़ा दिया, ठीक है, मास्टर को बताया है हर ऑडियो फाइल के पीछे .mp3 मिलेगा। कोई जरूरी थोड़ी है .mp3 मिलेगा, कोई जरूरी नहीं है। बहुत सी ऑडियो फाइल ऐसी देखी जिनके पीछे mp3 नहीं होता है, क्योंकि ऑडियो फाइल के एक्सटेंशन मल्टीपल होते हैं। जैसे कि आपको ABC नाम की एक फाइल थी, अगर वो ऑडियो फाइल है डिपेंड करता है वो mp3 है तो .mp3 मिलेगा उसके पीछे। अगर उसके पीछे abc.wav लिखा हुआ है तो भी वो ऑडियो फाइल है, ये भी ऑडियो फाइल का एक एक्सटेंशन होता है, ठीक है। समझ आई बात? मल्टीपल होता है। जिस प्रकार इमेज के मल्टीपल होते हैं ना, एक JPEG होता है,
एक GIF बताया मैंने, GIF बताया ना, और एक PNG भी देखा होगा आपने बहुत सी फाइलों के नाम के पीछे .png, ठीक है। तो ये भी इमेज फाइल होती है, PNG जो होती है जिसका बैकग्राउंड रिमूव किया हुआ होता है। क्लियर है ना। तो एक ही प्रकार की फाइल के मल्टीपल एक्सटेंशंस हो सकते हैं, ये तो मैंने एक उदाहरण दिया है। क्लियर है ना। विस्तारक नोट करके अलग से लिख लिया। इसके बाद में कल जो भी टॉपिक इनपुट डिवाइस के अंदर आएगा वो कल करेंगे। अभी आपको केवल इजाजत है जलपान की, ठीक है। भगवान करे आपको ऐसे ही सुखी रखे और थे दोनों इतना ही दांत पाड़ता रहो, ठीक है। और आप सभी को A ग्रेड से भी ऊपर की नौकरी भगवान जी प्रदान करे, हमेशा आपको खुश रखे, सदा सुखी रखे। बहुत बहुत धन्यवाद।